ध्रुव तिवारी के नाम से जो है छत्तीसगढ़ में नहीं देश विदेशों में आपका काफ़ी नाम है और आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्तमान में हैं। आपका क्या वृत्त है, कैसा आपका पेंटिंग की आपका यात्रा रही है, क्या क्या उपलब्धि रही है, कुछ बताएंगे आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव तिवारी। पेंटिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा है और मुझे तो लगता है कि मैंने बचपन से लगभग 5 से 8 साल के आसपास ही मेरे दिमाग में सब बातें आने शुरू हो गई और मैं गणेश की मूर्तियाँ बनाता था। गणेश की मूर्तियाँ बना के उनको स्थापित करता था, सजावट और ये सब चीज़ करते धीरे से मैं उसमें इन्वॉल्व होता चला गया। फिर वो मेरी आदत बनती चली गई और मेरी हॉबी में आ गई चीज़ें कि पीछे का गणेश जी के पीछे का सीनरी बदलना है तो हर दिन एक नया सीनरी बनाना, वो कलर और ब्रश और पेंटिंग, ये सब चीज़ें उस समय से स्टार्ट हो गई थी। फिर बड़ा होता चला गया तो कम से कम 8 साल से लेकर आगे 13 साल तक लगातार मैंने गणेश की मूर्ति बना के मैं विधिवत अपने गांव में ही उसको स्थापित करता था। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे और खूब अच्छे से भव्य उसका सजावट करता था। तो वहीं से धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर लैंडस्केपिंग और ये वो सब चीज़ें, कलर का नॉलेज ये तो बहुत ज़्यादा नहीं था। जो मुझे समझ में आता था मैं वैसे कलर को यूज़ करता था, लेकिन एक्चुअल उसका मेथड क्या है मुझे सब नहीं पता था। आउटडोर पे पेंटिंग कैसे बनती, क्या है, ये सब बारे में मुझे विधिवत कोई ज्ञान ऐसा नहीं था। लेकिन इंटरेस्ट बहुत था, नेचर के बीच में जाना, नेचर से बातचीत करना, नेचर में काम करना, ये मेरे बचपन से ही सब चीज़ों में रहा है और पूरा इंटरेस्ट सेंट्रलाइज था। कभी मैंने अपने दिमाग को ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ऐसा कुछ नहीं था। सीधे नेचर पे ही मेरा दिमाग स्थिर रहा और मैं उस काम को करता चला गया। फाइनली जब एज बार होने को हुआ उसी बीच में ही मुझे पता भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी क्या होती। जे स्कूल बॉम्बे में था, लेकिन हमारी हैसियत उस समय उतनी नहीं थी कि हम बॉम्बे में जाके इस टाइप की पढ़ाई कर सकें और महंगी पढ़ाई थी क्योंकि इसमें सारे कलर कैनवास में पैसे बहुत खर्च होते हैं। खैरागढ़ में है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, इस बारे में मुझे नहीं पता था। पिताजी के एक फ्रेंड थे जो SDO यहाँ पे आए, जब वो ट्रांसफ़र होकर आए तो पिताजी से बात की थी, बड़ा बेटा क्या करता है। उन्होंने बताया कि बड़ा बेटा ऐसा चाहता है। अरे बोले खैरागढ़ में तो है, उसको भेज दो। लास्ट डे ही हम गए, उस दिन लास्ट डेट था और हमने उसको अप्लाई किया। फिर धीरे से फिर विधिवत सारी चीज़ें आई। फिर मैंने 5 साल बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया, फिर 2 साल मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया। उसके बाद फिर लगातार मैंने आदिवासियों के बीच में PhD किया। तो काफ़ी लंबी पढ़ाई हुई और खूब मज़ेदार, मैंने हर चीज़ को आत्मसात करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। नदियों पे, पहाड़ों पे और जंगलों पे और जंगल के रहने वाले आदिवासियों पे, उनके काम और उनके रहन सहन, इन सब चीज़ों में उनके बच्चों का जन्म कैसा होता है से लेकर मृत्यु कैसे होती है तक सारे संस्कार में मैं वहाँ पर उनके साथ रहा, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ रहा, उनकी जीवन शैली को समझा खूब। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि मेरे थीसिस के लिए बहुत ज़्यादा थी। फिर भी थीसिस को मैंने बहुत मिनिमाइज़ किया, तब जाके मेरी थीसिस कंप्लीट हुई थी। और आज मैंने भारत देश के अंदर में क्या बाहर भी मतलब मैं लैंडस्केप को क्रिएटिव बना के करता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। और वो लैंडस्केप कहीं नहीं होता नेचुरल जो मैं बनाता हूँ, लेकिन होता है नेचुरल। लेकिन कहाँ है तो बोले नेचर ही होता है, लेकिन कहाँ का है नहीं पता, क्योंकि मेरे दिमाग में उपज होती है। क्योंकि मैंने आउटडोर इतना कर लिया है कि मुझे अब इंडोर में ही सारा आउटडोर कर ले रहा हूँ। तो आपकी पेंटिंग की सिग्नेचर थीम नेचर है? हाँ, या बहुत सही समझा आपने, क्योंकि मैं कभी पेंटिंग में साइन नहीं करता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि पेंटिंग ही मेरा सिग्नेचर है। और कोई भी इस चीज़ को जानता है अच्छे से कि डॉक्टर ध्रुव तिवारी की पेंटिंग है। कोई भी अगर कहीं भी देख लेगा तो उसके नाम की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर किसी भी पेंटिंग में मेरा साइन नहीं होता है और मेरा वर्क ही मेरा सिग्नेचर है। ये है। और यही है कि मेरी जो बाउंडेशंस हैं, सरकारी नौकरी में हूँ तो मेरे भी कुछ लिमिट्स हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। और उसी के चलते मेरी चीज़ें लिमिट हैं। और जैसी अभी मैंने टाइम है 4-6 साल बाद जब रिटायर होऊंगा तो रिटायरमेंट के बाद फिर मैं और अपने कामों को आगे बढ़ाऊंगा और काफ़ी अच्छे स्तर का शो और ये सब चीज़ें, कई ऐसे मौके आपने ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशन लगाए हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। आप देश प्रदेश में जो है अनेकों जगह जो है आप पहचाने जाते हैं, आपको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। और किस तरह के जो है आप पुरस्कार की अपेक्षा करते हैं भारत सरकार के लिए और क्या करना चाहते हैं? वर्तमान में कोरोना का एक महामारी का महासंकट है,
इसमें आपने कैसे संदेश दिया बच्चों को, लोगों को, कुछ बताएंगे आप इसमें? नहीं, संदेश तो इसमें कोरोना के लिए तो हमने बहुत सारे एग्जीबिशंस करवाए, बच्चों के ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम करवाए हैं। और इंडिया लेवल में अभी कोरोना पे ही बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। और आश्चर्य होता है कि जो चीज़ हम नहीं सोच सकते, नहीं कह सकते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बच्चे कह रहे हैं और उनकी चीज़ें आश्चर्यजनक है। नेट में तो चीज़ें अभी उतनी है ही नहीं, तो सारी चीज़ें बच्चे बना रहे हैं, बाद में नेट वाले उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे बच्चों के लिए हो रहे हैं, बड़ों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड में तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हैं। सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन हो रहा है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और ये है कि अवार्ड वगैरह जो कुछ है भाई हम अप्लाई करते हैं, जितना हमसे हो सकता है ये कुछ है। एग्जीबिशंस हम यहाँ वहाँ करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं और गैलरीज भी बुक करते हैं। एयरपोर्ट वगैरह में काफ़ी लोग सराहते हैं सब चीज़ों को। टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी हुई, ये लोग काफ़ी काम को पसंद करते हैं और इनके पास अच्छा कलेक्शन भी है मेरा। रायपुर के एम्स हॉस्पिटल के आसपास कोरोना से डरे हुए लोग जो है, कोरोना पीड़ित के रोगियों का उपचार को लेकर डरे हुए थे, उसमें पता चला है कि आपने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दिया भय से मुक्ति करने का और बचने के उपाय के लिए आपने लोगों को जो है प्रेरित किया। ये बहुत संयोग की बात है कि मेरी माताजी को उस समय ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे एक अवसर मिला माताजी की सेवा करने का। तो माताजी वहाँ एडमिट थी, तो बहुत सारा समय मुझे फ्री मिलता था। तो उस समय मैं ये समाज के लिए बहुत सारे काम करता था, लोगों को सीधे सीधे कह देता था, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई पब्लिक का कोई भी मेंबर हो, कि अगर मुझे कुछ चीज़ गलत दिखाई दे रही तो उनको समझाता बोलता था। इनमें बहुत सारा समय निकला। कुछ 10-12 बच्चों को जो है आप स्कूली शिक्षा से संबंधित किताब साहित्य वगैरह भी आप प्रदान करते हैं ऐसी? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं गाइडलाइन देता हूँ। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनको अपने माने फ्यूचर में जो उनका कहीं किसी इंटरव्यू में कभी उनको मेरी कोई बात याद आती है तो वो उनको जवाब दे पाते हैं, तो लोग बहुत खुश होते हैं कि सर की ये बात हमको याद आई और हमको क्वेश्चन किया गया तो उसका जवाब सर के पास था और सर की बातों को ही हमने वहाँ बोल दिया और हम वहाँ सक्सेस हो गए थे। इसमें मुझे बहुत खुशी होती है। और करीबन 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मेरे फॉलोवर हैं ऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व में ऐसे 1.5 लाख बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। और कभी भी कोई प्रॉब्लम होने से वो लोग मुझे सीधे फ़ोन करते हैं, सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है और वो लोग बड़ी खुश होते हैं। आपका नेक्स्ट फ्यूचर विज़न क्या है? फ्यूचर विज़न ये है कि मैं अभी मेरे साथ जो प्लानिंग ये है कि मैं अभी फसल बो रहा हूँ और मेरे फसल को उगने में उग के कटने में अभी कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। तो मेरा विज़न तो है लेकिन उसका टाइम पीरियड 3 से 4 साल है। तो इस बारे में मैं 3 से या 4 साल बाद ही कह पाऊँगा, अभी नहीं। राष्ट्र के लिए आपके लिए मन में क्या विचार है? बहुत अच्छे और नेक विचार हैं कि और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी एक इंटरनेशनल एक प्रोग्राम करवा रहा हूँ तो उसमें बच्चों से मैंने कहा है कि वो पीपल के पेड़ के पास जाएं और पीपल के पेड़ के पास जाके पीपल के पत्ते को ड्रॉ करें। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि बच्चा पीपल का पत्ता ड्रॉ कर रहा है, वो तो उसकी मजबूरी है कि मैंने कहा है पीपल का पत्ता ड्रॉ करना है, वो भी लाइव पीपल के पेड़ के पास जाके ड्रॉ करना है। तो उस बच्चे को मैं पीपल के पेड़ के पास भेज रहा हूँ, वो जा रहा है और पीपल के पत्ते को बिना तोड़े वो पीपल को ड्रॉ कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्रिएशन हो लेकिन उनका अपना खुद का हो, कहीं से नकल करके पत्ते को बना लिया ऐसा नहीं। पत्ता कैसे भी बनाया, उसमें रंग भरा हो ना भरा हो कुछ हो, लेकिन उस बच्चे को वहाँ तक मैं भेज पा रहा हूँ, ये मेरी सफलता है। बस इसी के लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ। आप प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं और अभी भी आप प्रकृति के आसपास जो है आपका जो है ये व्यू पॉइंट सामने आया है। आपने जो हमसे बात किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।